प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी पहली किताब के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों, इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है अरब बसंत। अरब बसंत एक न्यू टॉपिक है इस चैप्टर का। और आप देख सकते हैं खाड़ी युद्ध भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि पहले तीसरे चैप्टर में था। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ का अस्तित्व था। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोवियत संघ का अस्तित्व कब से कब तक था। तो देखते हैं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 1917 टू 1945, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला ऑप्शन है 1939 टू 1945, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन है 1917 टू 1991, हाँ ये आपका सही उत्तर होगा। 1917 से 1991 तक सोवियत संघ का अस्तित्व था। यानी कि सोवियत संघ 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति जो हुई थी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, तो सोवियत संघ की स्थापना 1917 में हुई। और 1991 में जब कोल्ड वॉर समाप्त होता है तो सोवियत संघ बिखर गया, इसके सभी 15 गणराज्य अलग अलग हो गए। तो ऑप्शन सी सही है। 1917 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ का अस्तित्व था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ की स्थापना इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। अभी हमने बात की थी इसकी। तो सोवियत संघ की स्थापना 1917 की समाजवादी क्रांति से हुई है, यानी कि ऑप्शन पहला ही सही मिल गया हमें। तो इस ऑप्शन बी और सी की बात नहीं करेंगे, हमें सही जवाब पहले मिल गया है। ये फ्रांसीसी क्रांति ऑप्शन बी है, आप के सिलेबस में नहीं है, आप 9-10 में पढ़ चुके होंगे। 1789 में हुई थी, 1789 में फ्रांस में। तो सोवियत संघ की स्थापना 1917 की समाजवादी क्रांति से हुई है। इसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। बच्चों, सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब पहला ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव और चौथा ऑप्शन है बोरिस येल्त्सिन। तो बच्चों, इसका सही जवाब है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ही सोवियत संघ में 1917 में समाजवादी क्रांति की थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ओके, यहाँ एक और क्वेश्चन आप देख लें, पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकते हैं इस बार। ये तो हो गए सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। एक है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक और ऑप्शन है बोरिस येल्त्सिन। इनके बारे में ये कहा गया है, जानकारी है कि ये रूस के, जब सोवियत संघ बिखर गया तो क्या बन गया, रूस बना। तो रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने, बोरिस येल्त्सिन। तो आपको इसी एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन मिल गए। 3, पहला क्या कि सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन। अगर क्वेश्चन पूछते कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, तो मिखाइल गोर्बाचेव। और रूस जब बन गया सोवियत संघ के बिखरने के बाद, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार का निर्माण वर्ष और दीवार को गिराए जाने का वर्ष क्रमशः क्या है। यानी पूछ रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई और कब गिराई गई। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है 1945 और 1958, जो सही नहीं है। आगे देखते हैं 1961 और 1989। सी में देखते हैं, सी है 1961 और 1991। डी है 1962 और 1990। बच्चों, इसका सही जवाब है, आप जानते हैं, पहले हम कई बार बात कर चुके हैं, 1961 और 1989। यानी कि बर्लिन की दीवार जो बनी है वो बनी है, निर्माण वर्ष है 1961। बर्लिन की दीवार का निर्माण वर्ष क्या है, 1961 है। और इसका गिराए जाने का जो वर्ष है वो है 1989। ठीक है, निर्माण वर्ष क्या है, 1961 है, और गिराए जाने का वर्ष क्या है, 1989 है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ईयर पूछा गया है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने।
पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा 1991 और चौथा ऑप्शन है 1961। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है 1985। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने हैं 1985 में। ये इसी वर्ष 1985 में ही वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बने थे। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण थे। पूछा गया है क्वेश्चन में कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे। बच्चों, यह क्वेश्चन MCQ में मैंने दिया है इसलिए ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। यह क्वेश्चन 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक में भी आता है, तो आप MCQ के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो पहला ऑप्शन है जन आकांक्षाओं का पूरा नहीं होना, यह भी सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखें, सैनिक और हथियारों पर अत्यधिक खर्च, यह भी सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना, यह भी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ, यह भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, यदि ये क्वेश्चन 4 या 6 अंक में आ जाए तो आप इन चारों ऑप्शन को लिखेंगे। आप समझ लें कि जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना। सोवियत संघ के नेता जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया तो उनका पूरा ध्यान अमेरिका से बराबरी करने और अमेरिका से आगे बढ़ने में लग गया। वे जनता की इच्छाओं को भूलने लगे, क्योंकि सोवियत संघ में बहुत सारी सुविधाएं पब्लिक को मिलती थी, तो उन सुविधाओं पर ध्यान नहीं देने लगे, जनता की इच्छाओं को ये लोग भूलने लगे थे। जनता की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो देश कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा। अगला ऑप्शन है सैनिक और हथियारों पर अत्यधिक खर्च। चूँकि कोल्ड वार, शीत युद्ध, हथियारों को इकट्ठा करना, हथियारों की होड़, हथियारों का रेस का समय था, सैनिक संगठन बढ़ाने का समय था, तो सोवियत संघ के नेता और सोवियत संघ की पार्टी सरकार सैनिक और हथियारों पर अत्यधिक खर्च करने लगे, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। अगला ऑप्शन है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना। कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वहाँ की सरकार, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रही। उसका सभी ध्यान अमेरिका की तरफ था और सोवियत के जो नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, वे अकाउंटेबल नहीं रहे पब्लिक के प्रति, इसलिए सरकार पर से पब्लिक का विश्वास उठता गया। अगला ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तो उन्हें लगा कि अमेरिका से बराबरी करना या इस युद्ध में पड़ना, विचारधारा के युद्ध में पड़ना देश के लिए सही नहीं है। वे देश की व्यवस्था को बदलना चाहिए। बदलने के लिए उन्हें कई नीतियाँ लागू की, ग्लासनोस्ता, पेरेस्ट्रोइका, उस्केरनी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहा, अमेरिका से संबंध सुधारना चाहा। उनके सुधार की नीतियाँ अच्छी थी, लेकिन उनके स्पीड धीमे थे, यानी कि सुधार की जो गति थी वह बहुत स्लो थी। जनता ने, पब्लिक ने उन पर विश्वास कम जताया, चूँकि गति धीमी थी। काम अच्छे हो रहे थे लेकिन काफ़ी धीमी गति से हो रहे थे। तो सबसे तत्कालीन जो नीति थी, सोवियत संघ के विघटन के सबसे तत्कालीन जो कारण था वो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ थीं। और सोवियत के जो राज्य थे, गणराज्य थे, उनको भी विदेशों से संबंध स्थापित करने की शक्ति मिली हुई थी। वे जब चाहते संगठन से अलग भी हो सकते थे। तो ये सभी कारण सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं। तो आप MCQ के माध्यम से इनको समझ गए होंगे और मैंने ये चारों ऑप्शन को थोड़ा डिटेल भी कर दिया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के मुख्य परिणाम क्या थे। पूछा गया है कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया, कोलैप्स हो गया, बिखर गया, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। MCQ के माध्यम से मैंने इसको भी बताया है कि आप समझ सकें और पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। तो पहला ऑप्शन है शीत युद्ध की समाप्ति। हाँ, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। हथियारों की होड़ की समाप्ति, यह भी सही है। 2 ध्रुवीय विश्व का 1 ध्रुवीय होना, यह भी सही है। और सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय, ये भी सही। यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ भी उपरोक्त सभी है। यह क्वेश्चन 2, 4 या 6 अंक में आए तो आप इन चारों पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आप जानते हैं, बिल्कुल अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इन सभी बातों को पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको ये बताना है, चोट लगना। बी ऑप्शन है हिलने लगना।
सी ऑप्शन है आघात पहुंचाकर इलाज करना या उपचार करना, या क्लिनिक जाना, डी ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? आप खूब जानते हैं अच्छी तरह से, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ, आघात पहुंचाकर इलाज करना। ठीक है बच्चों, शॉक थेरेपी एक जो शब्द है, ये मेडिकल टर्म है। पहले थोड़ी परेशानी होती है और बाद में इलाज हो जाता है, बाद में उसका उपचार हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो आघात पहुंचाकर इलाज करना शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है बच्चों, ये है शॉक थेरेपी। शॉक का मतलब होता है आघात लगना और थेरेपी का मतलब होता है इलाज। शॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? आघात पहुंचना, और थेरेपी का मतलब होता है उपचार या इलाज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी से ही। शॉक थेरेपी के बारे में कुछ सेंटेंस हैं, ये आपको बताए गए हैं। तो शॉक थेरेपी ऑप्शन ए है IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्देशित था। बी ऑप्शन एक आर्थिक मॉडल था। सी ऑप्शन में है रूस की आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ ले जाने वाला एक मॉडल था। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बच्चों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि शॉक थेरेपी IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा निर्देशित एक ऐसा आर्थिक मॉडल था जिसे सोवियत संघ विघटन के बाद जब रूस बना तो उसकी अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए, यानी कि समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ ले जाने वाला एक मॉडल था, जिससे थोड़ी परेशानी वहाँ हुई। सारी सरकारी संपत्तियों को कम रेट में, औने पौने दाम में बेच दिया गया, ताकि उनका निजीकरण कर दिया गया। इससे वहाँ कुछ परिणाम भी हुए, महंगाई बढ़ी थी, उत्पादन कम हुए थे, बैंक दिवालिया भी हुए थे। तो एक मॉडल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ थीं, क्या थी नीतियाँ? रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पेरेस्त्रोइका। पेरेस्त्रोइका एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्संरचना या पुनर्गठन। ठीक है, ऑप्शन बी है ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन, ओपननेस। ऑप्शन सी है सिर्फ पेरेस्त्रोइका, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, पेरेस्त्रोइका भी और ग्लासनोस्त भी। पेरेस्त्रोइका का मतलब होता है पुनर्संरचना, पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब सरकार के संगठनों को फिर से गठित किया गया, फिर से भंग करके उनको फिर से बनाया गया। ग्लासनोस्ता का मतलब है ओपननेस, खुलापन। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, पारदर्शिता बढ़ाई, और पब्लिक भी खुले मन से अपनी राय सलाह सरकार को दे सकते थे। सोसाइटी में जो लोग थे वे सरकार को अपने विचार, अपने सुझाव दे सकते थे, और सरकार ने अपने सभी विभागों में खुलापन, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया इस नीति के जरिए। एक और इसमें शब्द आता है उसकेरनी, लेकिन आपके सिलेबस में उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है मैचिंग करने वाला, मिलान करें। अफगानिस्तान संकट, प्रथम खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध और अरब बसंत। तो बच्चों इसको मैचिंग करिए। अफगानिस्तान संकट कब आया? बच्चों अफगानिस्तान संकट आया है 1989 में, 1979। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991, दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 और अरब बसंत 2009। 2009-10 से इसकी शुरुआत हुई है, कहीं 2009 भी सही है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 2010 जो ट्यूनीशिया में आत्मदाह जो हुआ था उनके, तो उसके बाद से होती है, लेकिन 2009 में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध जो फर्स्ट गल्फ वार है उसे कई नामों से जानते हैं, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। यदि क्वेश्चन पूछे कि इसे कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या कंप्यूटर वार क्यों कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? बच्चों इसका आंसर होगा अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, स्मार्ट बम्स, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसे वीडियो गेम वार क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना होगा इसका व्यापक कवरेज हुआ था, है ना। तो वीडियो बन गया एक तरह से, आप व्यापक कवरेज समझ सकते हैं टेलीविज़न पर, तो इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहते हैं। आप इसके बारे में जानते होंगे कि इराक ने कुवैत पे आक्रमण किया था और अमेरिका, यूएनओ और संस्थाओं ने
राजनीतिक प्रयासों से जब इराक ने कुवैत से अपने सैनिक वापस नहीं किए तो इराक को पनिशमेंट के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद ने इस पर आक्रमण करने की बात कही। तो अमेरिकी नेतृत्व में 34 देशों ने 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर अटैक किया था। तो इसी को कहा गया है प्रथम खाड़ी युद्ध, है ना। और उन सैनिकों में 75% सैनिक, कितने 75% सैनिक कहाँ के थे? यूएसए के थे, ठीक है। और सैनिक कितने थे सब मिलाकर? 6,60,000, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1991 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में असत्य कथन है, जिसकी हम बात कर रहे थे वही क्वेश्चन भी आ गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना, असत्य कथन पर ध्यान देना है। और किसके बारे में? प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने इराक पर आक्रमण किया। ये तो सही ऑप्शन है, इसके बारे में सत्य कथन है ये। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, 6,60,000 सैनिकों ने में से 75% सैनिक अमेरिकी थे। ये भी कथन सत्य है, हमें असत्य की पहचान करनी है बच्चों। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। यह भी सत्य कथन है। अगला ऑप्शन है, यूएनओ से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। बच्चों यह जो ऑप्शन है यूएनओ से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, यह असत्य कथन है। क्या है ये? असत्य है। और हमें किसकी पहचान करनी थी? हमें असत्य की ही पहचान करनी है। तो इसलिए हमारा आंसर यही बन गया, यूएनओ से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, यह असत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रथम खाड़ी युद्ध के विषय में यूएनओ से सहमति ली गई थी, ठीक है। हमने यहाँ असत्य कथन की पहचान कर ली, असत्य कथन ये है, यही हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यूएनओ से इसकी अनुमति ली गई थी, है ना। असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे खाड़ी युद्ध के बारे में असत्य कथन पहचानना है। बच्चों फिर से हमें एक असत्य कथन पहचान करना है और दूसरे खाड़ी युद्ध के बारे में। तो पहला ऑप्शन है, अमेरिकी नेतृत्व में 40 देशों ने हिस्सा लिया। हाँ सही है, ये असत्य कथन है, यानी कि यह करेक्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, इसे इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। यह भी सही कथन है। इसका असली मकसद इराक के तेल के भंडार पर नियंत्रण करना था। यह भी सही है। हमें असत्य अब तक नहीं मिला। इसका मतलब डी जो ऑप्शन है, यूएनओ से इसकी अनुमति ली गई थी। प्यारे बच्चों, अभी हम असत्य की पहचान कर रहे थे, तो यहाँ असत्य कथन यहाँ भी डी में ही है, यूएनओ से इसकी अनुमति ली गई थी। जबकि हमें असत्य पहचान है और असत्य हमें मिल गया, तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर यही बनता है, डी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि दूसरे खाड़ी युद्ध के बारे में यूएनओ से अनुमति नहीं ली गई थी, ठीक है। आप फिर समझ लें इस बात को। प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएनओ ने अपनी सहमति दिया था और दूसरे खाड़ी युद्ध में यूएनओ ने अपनी सहमति नहीं दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध और दूसरे खाड़ी युद्ध में समानता है क्या? दोनों में क्या इक्वलिटी क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन। दोनों समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। दूसरा ऑप्शन है, दोनों युद्ध इराक और अमेरिका के बीच हुए। तीसरा ऑप्शन है, दोनों समय अमेरिकी नेतृत्व में दर्जनों देशों ने एक साथ मिलकर इराक पर आक्रमण किया। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। बच्चों उपरोक्त सभी है इसका आंसर, यानी कि पहला खाड़ी युद्ध और दूसरा खाड़ी युद्ध में इतनी समानताएं हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन को, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध और दूसरे खाड़ी युद्ध के बीच क्या असमानताएं थी? दोनों में डिफरेंसेस पूछा गया है, क्या है? तो आप देखें, पहला ऑप्शन है, प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में और दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है, प्रथम युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश थे, जबकि दूसरे युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश थे। तीसरा ऑप्शन है, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक पर आक्रमण के लिए यूएनओ की अनुमति मिली थी, जबकि दूसरे खाड़ी युद्ध के लिए यूएनओ से अनुमति नहीं ली गई थी। बच्चों इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी है, ऑप्शन 4। यानी कि ये तीन असमानताएं जो मैंने लिखी है यहाँ, ये तीनों असमानताएं सही है। बच्चों पेपर में ये प्रश्न आ सकता है, ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ कर इसका उत्तर देना है।
आपकी किताब में कहीं भी दोनों खाड़ी युद्ध के बीच समानता और असमानता की डायरेक्ट जिक्र नहीं की गई है, लेकिन अगर समझ की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसका मतलब क्या है? CIS। ऑप्शन पहला है दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए राष्ट्र, नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। दो नंबर ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 है सोवियत संघ के पूर्व देशों के बीच 1991 में बनाया गया एक अंतर, हाँ जी, यह सही उत्तर है। सोवियत संघ में जो देश थे, सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे, उसमें से कुछ ने मिलकर CIS की स्थापना की थी। CIS पेपर में क्वेश्चन आता है, CIS का विस्तार लिखे, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अरब बसंत की शुरुआत किस देश से हुई? प्यारे बच्चों, अरब बसंत की शुरुआत हुई है ट्यूनीशिया से। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अरब बसंत किसे कहते हैं? तो बच्चों अरब बसंत का मतलब है कि मध्य पश्चिमी एशियाई देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों में जो अरबी कंट्री हैं, वहाँ 2009-10 से जन आंदोलन हो गए। यह आंदोलन सरकार की तानाशाही के खिलाफ हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ, मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ हुआ। यानी कि लोगों ने लोकतंत्र की मांग को लेकर, कुल मिलाकर ये कहें कि लोगों ने, वहाँ की जनता ने लोकतंत्र की मांग को लेकर, डेमोक्रेसी की मांग को लेकर जो आंदोलन किए, उसको अरब बसंत का नाम दिया गया, अरब विद्रोह कहा गया। अरब हिंसा नहीं बल्कि अरब क्रांति कहा गया। अरब क्रांति कहें, अरब विद्रोह कहें या अरब बसंत कहें। अरब बसंत इसलिए कहा गया कि बसंत का जो मौसम होता है अच्छा होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो उसी तरह अरब बसंत का मतलब अरब में बसंत कब आएगा, अरब में अच्छा समय कब आएगा, अच्छे दिनों की मांग के लिए, इसलिए इसका नाम है अरब बसंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों में 2010 में शुरू हुए जन आंदोलनों के माध्यम से जनता मुख्य रूप से क्या मांग कर रही थी? मतलब जनता रोजगार की मांग कर रही थी, लोकतंत्र की मांग कर रही थी, मानव अधिकार की मांग कर रही थी, उपरोक्त सभी। यदि एक बात एक लाइन में कहा जाए, एक सेंटेंस में, तो वहाँ की पब्लिक लोकतंत्र की मांग कर रही थी। जब लोकतंत्र आएगा तो मानव अधिकार भी आएगा, है ना, लेकिन रोजगार भी है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होस्नी मुबारक किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें अरब विद्रोह के माध्यम से 2011 में अपदस्थ कर दिया गया? तो बच्चों होस्नी मुबारक किस देश के राष्ट्रपति थे? बच्चों इसका सही आंसर है मिस्र। वे मिस्र के राष्ट्रपति थे और 1981 से 2011 तक 30 वर्षों तक वहाँ के राष्ट्रपति के पद पर रहे। 1975 में 1975 से ही वे वहाँ उपराष्ट्रपति भी थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और 1981 में वो राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद इस समय थे वाइस प्रेसिडेंट 1975 में, और 1981 में वो बने हैं प्रेसिडेंट। और कब तक रहे हैं? 2011 में, जब जनता ने उन्हें हटा नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अरब क्रांति के सफल होने में किसका योगदान उल्लेखनीय रहा है? बच्चों अरब क्रांति में हड़तालें हुई, हिंसा भी हुई, धरना प्रदर्शन भी हुआ और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया का जो योगदान था काफ़ी सराहनीय था। सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज लोगों तक जल्दी पहुंचता था और लोग आंदोलन में शामिल होने आ जाया करते थे। खासकर शुक्रवार के दिन, जो अरबी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, तो शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जाता था। तो इसमें सोशल मीडिया का रोल उल्लेखनीय रहा है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन में इतना ही। अगले वीडियो मैं जल्दी दूंगा आपको। इस बार थोड़ी देर हो गई थी किन्हीं कारणों से, तो हम आज इतना ही। अगले वीडियो की बात फिर करते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपका।